जय हिंद प्यारे साथियों, हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही उम्दा और सफिशिएंट रहने वाला है। पहले सवाल मैंने यहाँ पर रखा है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं। बहुत नॉर्मल सा सवाल है, ये आपको मेरे हिसाब से पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है। इस छंद के चरण पूछ रहा है कि एक छंद जो होता है उसमें कितने चरण होते हैं। तो आपका आंसर आना चाहिए कि एक छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें, इसको मिटा लेते हैं ना फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। ये मुहावरा दिया गया है कि गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी का अर्थ क्या बनेगा। तो आपका आंसर आना चाहिए गीदड़ भभकी का अर्थ बनेगा कोरी धमकी। कोरी धमकी, जिस तरीके से बंदर हुड़की दिखाता है उसी तरीके से गीदड़ क्या करता है, भभकी दिखाता है। इसको आप, अगर आपको आंसर में कोरी धमकी नहीं मिलेगा तो मिलेगा झूठी मोटी धमकी। झूठी झूठी मोटी, झूठी मोटी धमकी। ठीक है भाई, ये भी आपको मिल सकता है। अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। तो आप अच्छे जानते हो कि रस जो होते हैं हमारे, टोटल रस अगर हमसे पूछे जाएंगे तो 9 हो जाते हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है वो 8 मानी जाती है। जो नमा रस है हमारा, शांत रस, भरत मुनि उसको नहीं मानते हैं, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। और आप अच्छे जानते हो रस का जो अर्थ होता है, कभी कभी पूछ लेता है अगर रस का अर्थ क्या होता है, तो रस का अर्थ हो जाता है निचोड़। क्या होता है भाई, ये हो जाता है निचोड़। अब निचोड़ कैसे, अगर किसी काव्य को पढ़कर या फिर सुनकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, रस बोल देते हैं। अब ये हमसे कह रहा है कि रस का जो संबंध है वो किस धातु से है। तो आपका आंसर आना चाहिए कि वो बन जाता है क्रय। ये इस धातु से इसका संबंध हो जाता है और इसका अर्थ होता है करना। इसका अर्थ होता है क्या दोस्त, करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। जितनी भी ज्यादा डिटेल हो सकती है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारी चीजें आपको करा देता हूं। अगले पे आ जाते हैं। अगले में कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना होता है। किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना होता है। तो आपका आंसर आना चाहिए कि ये जो अर्ध विराम है इसी को हम क्या बोलते हैं, आधा रुकना बोलते हैं। ऊपर वाला जो दे रखा है इसको हम बोलते हैं अल्प प्राण, क्या सॉरी अल्प, इसको बोलते हैं अल्प विराम। अल्प विराम क्या बोलते हैं दोस्त, अल्प विराम बोल देते हैं। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। इसको बोलते हैं पूर्ण विराम, पूर्ण विराम बोल देते हैं। और इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह बोल देते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें, इसको मिटा लेते हैं ना फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि दशानन में कौन सा समास है। दशानन में कौन सा समास है, बढ़िया सवाल है एकदम गजब का। दशानन में कौन सा समास है। तो आपका आंसर आना चाहिए कि दशानन के अंदर बहुब्री समास हो जाएगा। कौन सा भाई, बहुब्री समास। मैंने आपको कई बार बताया है, क्या बताया है कि अगर आपको शुरू में मिल जाए संख्या, अगर आपको संख्या शुरू में मिल जाए और बाद में कोई अंग मिल जाए, कोई अंग मिल जाए, तो इसके अंदर क्या बन जाता है, इसके अंदर बहुव्रीहि बन जाता है। क्या बनता है, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास बन जाता है। कौन सा, बहुव्रीहि समास बन जाता है। ठीक है भाई, ये बहुव्रीहि। अगर यहाँ पर आप कहोगे कि अंग ना हो तो अंग को छोड़कर कुछ और हो, पहला जो पद है वो संख्यावाची बन जाए और बाद में कोई अंग ना हो तो उसको बोलते हैं द्विगु समास। लेकिन इसमें अंग है तो ये क्या बन जाएगा, बहुब्रीहि समास। ये ट्रिक है एक तरीके से। ठीक है भाई, और दशानन ये किसको इंगित करता है, तो आप कहोगे रावण को, रावण को। ठीक है भाई, ये इंगित करता है रावण को, जिसका तीसरा पद प्रधान होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास बोलते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका कोई पद प्रधान नहीं है, तो बन जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला।
क्या कह रहा है भाई इसमें? इसमें कह रहा है हमसे कि जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है। तो आप कहोगे जो किसी भी स्थिति में ना टाला जा सके उसको हम अनिवार्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप ये मत लगा देना संभव ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें? इसमें हमसे कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्न में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचाने। अधिकरण कारक की विभक्ति आप अच्छे जानते हो, जो कारक होते हैं हमारे वो कितने हो जाते हैं? बोले 8 हो जाते हैं। 8 कारक होते हैं। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से, जैसे कर्ता ने, कर्ता के साथ क्या आता है? ने विभक्ति आती है। कर्ता ने कर्म को, कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, अपदान से, देखो अपदान के साथ भी से आता है और करण के साथ भी से आता है। दोनों में फर्क बताऊंगा अभी क्या है। अपदान, अपदान से, अपदान से। देखो इसमें ना, इस अपदान में अलगाव होता है। अलगाव, अलगाव का मतलब होता है अलग होना, किसी चीज से अलग होता है। कोई भी चीज किसी वस्तु से अलग हो जाती है तो उसमें अपदान होता है। लेकिन इसमें भी से आता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता क्या हुआ? पेड़ से अलग हो गया, है ना। जैसे अब इसमें क्या बनेगा? पेड़ से पत्ता गिरा तो इसमें बन जाएगा अपदान। और एक इस वाले से का अगर मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे मैं मार्कर से लिखता हूं, जैसे मैं मार्कर से लिखता हूं, तो ये मार्कर क्या बनेगा? एक साधन बनेगा। यानी अगर यहाँ पर साधन होगा, अगर साधन की बात होगी, अगर किसी साधन की बात होगी या माध्यम की बात होगी तो वहां पर करण होता है। अलग होने की बात होती है तो वहां पर अपदान हो जाता है। ठीक है भाई। तो 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, संप्रदान के लिए। एक आता है संप्रदान, एक आता है संप्रदान। इसके लिए जो विभक्ति आती है उसको आती है के लिए, के लिए, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से। और एक आता है संबंध, संबंध, संबंध के साथ का की के आते हैं। का, की, के। ये किसके साथ आते हैं? तो आपको हो गई आते हैं संबंध कारक के साथ। और एक आता है अधिकरण, एक आ जाता है अधिकरण, अधिकरण। अधिकरण के साथ क्या आता है? इसके साथ आता है मैं, एक आता है मैं, एक आता है पर, और इसके साथ ऊपर भी आ जाता है। मैं पर ऊपर, ये सब किसके साथ आते हैं? मैं पर ऊपर, ये अधिकरण के साथ आ जाते हैं। तो 3 2 5 6 7। और एक आता है एक आ जाता है विस्मयादि बोधक, एक आता है विस्मयादि बोधक। इसके साथ क्या होता है भाई? इसमें ये ये वाला जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, जैसे अरे, अरे भगवान या हे भगवान, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझाऊं तो जैसे मैं लिखा यहाँ पर हे, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह यानी विस्मय, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया, है ना, हे। तो इसके साथ ये क्या आया? विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया। तो इसके साथ एक ये भी आता है। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने हुए भाई? इस सहित 8 हो जाएंगे। तो कारक हमारे 8 हो जाते हैं, सबकी विभक्ति है। हमसे पूछा था सवाल के अंदर कि इसमें अधिकरण के साथ कौन सी विभक्ति आती है? तो अधिकरण के साथ मैं, पर और ऊपर दोनों आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई? इसको मिटा लेते हैं ना, फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है कि अरुण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अरुण शब्द का पर्यायवाची यानी पर्यायवाची का अर्थ है यहाँ पर कि अनेकार्थी, कि अरुण के क्या क्या अर्थ होते हैं। तो अरुण, अरुण के क्या क्या अर्थ होते हैं? एक तो हमारा शून्य हो जाता है। ठीक है भाई। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं अरुण, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया अरुण, तो अरुण के कई सारे अर्थ हो जाते हैं। बोले कैसे हो जाते हैं? कि एक तो हो जाता है ना, कई सारे अर्थ हो जाते हैं। एक अर्थ हो जाता है इसका सूर्य, जो हमने उत्तर दे दिया, एक तो सूर्य हो जाता है। एक हो जाता है लाल, और एक हो जाता है सिंदूर, एक हो जाता है सिंदूर, और एक हो जाता है कुमकुम, कुमकुम, एक कुमकुम हो जाता है। और एक इसका अर्थ होता है, एक इसका अर्थ होता है रक्त कण, रक्त वर्ण, सॉरी रक्त कण नहीं, रक्त वर्ण। एक हो जाता है रक्त वर्ण। तो ये अरुण के सब क्या हो जाते हैं भाई? अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं।
क्या कह रहा है भाई, इसके अंदर कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है कह रहा है। तो आप अच्छे जानते हो पुरुषवाचक जो होते हैं वो तीन हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो उत्तम पुरुष होता है, उत्तम उत्तम पुरुष हो जाता है, ठीक है भाई। एक हो जाता है मध्यम पुरुष, एक हो जाता है मध्यम पुरुष हो जाता है, ठीक है भाई। और एक हो जाता है अन्य पुरुष, एक हो जाता है अन्य पुरुष, ये हो जाते हैं। उत्तम पुरुष में मैं आता है और हम आता है, यानी जो सर्वनाम आते हैं वो मैं और हम आते हैं। किसके साथ भाई? उत्तम पुरुष के साथ। मध्य के साथ कौन आता है? मध्य के साथ तुम आ जाता है, तुम, आप आ जाता है, आप आ जाता है, हाँ, जिसे आ जाता है, जिसे, जिसको, तुम, तुम्हारे, ये सब किस में आते हैं? इसके अंदर आते हैं। अन्य में जो आता है वो आता है बह, बे, बह, बे, या किसी का नाम आ सकता है, नाम आता है। अब नाम फीमेल का भी हो सकता है, मेल का भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो ये सब किसकी पहचान हो जाती है? ये सब हो जाती हैं पुरुषवाचक की। तो आपने क्या देखा? आपने यहाँ पर देखा होगा कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पुरुषवाचक का भेद नहीं है। तो भाई अन्य पुरुष, अन्य पुरुष तो है, ये भी होता है। मध्यम पुरुष ये हैगा, ये भी होता है। अति उत्तम पुरुष, अति उत्तम पुरुष नहीं होता, उत्तम पुरुष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये वाला नहीं होता है, नहीं वाला ये हमसे पूछा था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है हमसे कि उस काल का चयन कीजिए जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, यानी भूतकाल से शुरू हुई है और वो अभी अभी समाप्त हुई है। ऐसे काल को हम क्या कहते हैं, ये हमसे वो पूछना चाह रहा है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बन जाएगा आसन्न भूत। क्या बनेगा भाई? आसन्न भूत बन जाएगा। और इसकी पहचान में अगर मैं आपको कराऊं तो इसकी पहचान में वाक्य के लास्ट में क्या मिलता है? रहा था, रहा था, रही थी, रही थी, है ना, रहे थे, रहे थे, ये सब क्या मिल जाएंगे? ये आपको आसन्न भूत में मिल जाएंगे। उसने जिस तरीके से बोला है कि उस काल की पहचान आपको बतानी है, क्रिया भूतकाल से शुरू हुई है और अभी अभी खत्म हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आसन्न भूत बोल देते हैं। और इसकी पहचान मैंने आपको ये लिखवा दी। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें हमसे कह रहा है, बोले क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए, उसका भेद बताइए। देखो यहाँ पर ना वाक्य उन्होंने छोड़ दिया है, वाक्य यहाँ पर है नहीं। अगर वाक्य यहाँ पर नहीं है तो ये इसका कोई अर्थ भी नहीं बनता। तो अगर आप ऐसे, मैं अगर लिख दूं यहाँ पर, जैसे राम ने, जैसे राम ने राम ने निबंध देख कर लिखा, ऐसे राम ने निबंध निबंध देख कर लिखा, देख कर लिखा, इस तरीके से अगर मैं लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो अब ये एक तरह का वाक्य बन गया। अब इस वाक्य की हमें पहचान बतानी है कि राम ने निबंध देख कर लिखा। तो अब आप यहां पर देखोगे तो पहले उसने, देखो यहां पर क्या है, पहले जो वो देख कर लिख रहा है, पहले देखा है फिर लिखा है, पहले उसने देखा है फिर लिखा है। तो आप कहोगे जैसे नहाकर खाना खाया, नहाकर खाना खाया। तो जिस क्रिया में आपको कर मिल जाए, जिस क्रिया में आपको कर लगा हुआ मिल जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई? आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वाक्य यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन ये वाक्य बिल्कुल सही था, ठीक है भाई। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई? इसके अंदर क्या कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? तो आपका आंसर आना चाहिए कि प्रबंधकर्ता का जो स्त्रीलिंग बनेगा वो बन जाएगा प्रबंधकत्री, है ना, प्रबंधकत्री ये बनेगा। क्योंकि इसमें जो कर्ता होता है, ये जो कर्ता होता है, कर्ता, इस कर्ता का रूप जो बदलता है वो कत्री में बदल जाता है, त्रय में बदलता है, तो कर्त्री बन जाएगा, कर्त्री। जैसे यहाँ पर कर्ता है, अगर ये कर्ती होता तो ये कर्त्री बन जाता। अगर ये कर्ता, अगर मैं यहाँ लिखूं कर्ता, तो ये बनेगा कर्त्रा, ये बन जाएगा, ठीक है भाई, ये वाला बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला।
क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है कि नेता का बहुवचन रूप क्या होगा। तो आप अच्छे जानते हो कि नेता का जो बहुवचन होगा वो नेता ही होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है अगले में, अगले में कह रहा है हमसे कि कौन सा व्यंजन नासिक के द्वारा उच्चारित होता है। नासिक के द्वारा मतलब नाक से बोला जाता है। तो आप अच्छे जानते हो कि प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है, प्रत्येक वर्ग का, जैसे मैं यहां पर लिख दूं, प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर क्या होता है भाई, अंतिम अक्षर नासिक्य होता है। नासिक्य क्या होता है भाई, नासिक्य होता है, नासिक्य होता है। एक डेफिनेशन इसकी ये बन जाएगी। और दूसरा, ये प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर भी क्या होता है भाई, ये भी हमारा नासिक्य कहलाता है। तो ये वाली डेफिनेशन हो या फिर ये हो या ये हो, दोनों सेम ही है। तो यहां पर आप देखोगे तो लास्ट का अक्षर है वो हमारा निर्णय बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे कि तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है। यानी तुलसीदास जी द्वारा जो रचित महाकाव्य है, प्रसिद्ध महाकाव्य है, उसका नाम क्या है। तो आपका आंसर आना चाहिए, उसका नाम है रामचरितमानस। कौन सा है भाई, रामचरितमानस। और ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी में भाई, अवधी भाषा में लिखा हुआ है। कई बार पूछा जाता है कि किस भाषा में ये लिखा हुआ है। तो अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है कि रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। कौन सा भाई, आप कहोगे रंगभूमि। तो रंगभूमि किसका हो जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए प्रेमचंद जी का हो जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी का हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे कि ग्राम का तद्भव शब्द क्या है। देखो तद्भव की बात कर रहा है, तो तद्भव का मतलब मैंने आपको बताया था, तद्भव का अर्थ होता है हिंदी वाला। तद्भव का अर्थ होता है हिंदी वाला और तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत वाला। तो हमसे हिंदी वाला पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि यहाँ पर एक ही दिखाई दे रहा है, गांव। गांव जो हो जाएगा वो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और गांव की स्पेलिंग ये वाली होती है, इसमें बिंदी नहीं बल्कि चंद्र बिंदी आती है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है हमसे कि वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया। ठीक है भाई, कौन सा 2017 का कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आपका आंसर आना चाहिए, ये दिया गया था रमेश कुंतल मेघ। रमेश कुंतल मेघ को 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगले पे आ जाते हैं भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि कौशल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। कौशल का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा। तो कौशल मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति, और इंटेलिजेंट व्यक्ति को हम दक्षता भी बोलते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले पे आ जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमसे कि अवगुण, इसमें कह रहा है हमसे कि, इसमें कह रहा है क्या बोल रहा है कि अवगुण, इसमें कह रहा है कि अवगुण शब्द में उपसर्ग है। अवगुण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है वो हमसे ये पूछना चाह रहा है। आप अच्छे जानते हो कि जो मूल शब्द होता है उसके जो पहले लगता है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उसको उपसर्ग बोलते हैं। बाद में जो लगता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यय पूछता है ना। तो इसमें क्या है, अवगुण। तो अगर मैं ये लिख दूं अवगुण, अवगुण, इसको जब आप तोड़ोगे तो अव अलग हो जाएगा और गुण अलग हो जाएगा। ठीक है भाई, गुण अलग हो जाएगा। तो उपसर्ग क्या बनेगा, अब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बन जाएगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।